लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके थे गैस फील्ड डिटेक्टर्स की कंस्ट्रक्शन। आज स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल से, फिर देखते हैं इसकी वर्किंग। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स हैं ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो इनका सिंपल सा प्रिंसिपल है आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम। तो हम कह सकते हैं दैट गैस फील्ड डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। सिंपल से फिनोमिना पर बेस्ड हैं विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और अगर आप फर्दर लिखना चाहते तो हम कह सकते हैं दैट व्हेन अ highly energetic particle passes through medium it ionizes the medium और मीडियम पार्टिकल। तो ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल रहता है, आयोनाइजेशन पर बेस्ड है। जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल पास करेगा किसी मीडियम से तो वो उस मीडियम को क्या करते हैं, आयोनाइजेस द मीडियम। अब प्रिंसिपल तो इसका क्लियर है, एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन। अब देखते हैं how this ionization happen. How ionization happen. Before that, please pause the video to note it down. When a highly energetic particle passes through medium, this is any highly energetic particle, let us suppose this particle is moving in this direction in any medium. When it passes through any medium, it ionizes the medium, and when ionization happen, it leaves behind a pair of electron and a positive ion. So what we get? We will get a pair of positive ion and an electron. So in this way we may get number of pair of positive ion or electrons which totally depend on the energy of this particle. If it has highly energy, then we will get number of pairs of positive ions and electrons and vice versa. So we will get pairs, it may be number of pairs. And when we talk about this metallic cylinder, let us suppose any highly energetic particle having intensity E1 is incident on this cylinder. अब इस सिलेंडर के अंदर हमने भर रखा है मीडियम विच इज एयर और हाइड्रोजन. इट आयोनाइजेस दिस gaseous particles. We will get pair of electrons and positive ions. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, नेगेटिव पॉजिटिव. नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है सिलेंडर का सरफेस, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है आपका इलेक्ट्रोड. तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं हमारे इस पॉजिटिव के पास. पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे एंड ऑल द पॉजिटिव आयंस विल मूव टू सिलेंडर सरफेस एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर विल पास थ्रू दिस सर्किट थ्रू लोड रेजिस्टेंस. और यहां पर ये क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं विच इज analyzed by this amplifier. We will get a pulse and the amount of pulse will depend on the
एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। अगर इस पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो हमें एक बड़ी पल्स देखने को मिलेगी, अगर इसके पास एनर्जी कम होगी तो हमें यहाँ पर छोटी पल्स देखने को मिलेगी। इन दिस वे वी विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ these highly energetic particles. Please pause the video to note it down. जो अभी तक हमने बोला इसको अगर हम नोट डाउन करना चाहें तो हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रेटर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी द आयोनाइजेशन। जितनी इंसिडेंट पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी आयोनाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के वो उतने ही ज़्यादा होंगे। सेकेंड पॉइंट, व्हेन these ions and electrons are generated they are subjected to electric field। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी मेटालिक इलेक्ट्रोड टू मेटालिक दिस सरफेस, सिलेंडर सरफेस। थर्ड पॉइंट, आफ्टर सम टाइम ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट accumulated at electrode and positive ions at cylinder surface। these electrons will move through circuit and create potential drop across this load resistance RL which is detected by amplifier। Current pulse depends on energy of incident particle। Larger pulse means highly energetic particle and vice versa। So this is all about the ionization part। Now let us see the graph between pulse size and applied voltage। Please pause the video to note it down। यहाँ पर हम एक ग्राफ की हेल्प से बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं पल्स साइज और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में। वाई एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया है लॉग ऑफ पल्स साइज और एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज। इस ग्राफ को हमने, अगर आप देख रहे होंगे तो हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक एक पार्ट को लेके हम यहाँ पर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। अब ये रिकम्बिनेशन क्या है ये समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में, विच इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। अब ये रिकम्बिनेशन क्या है? जब कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल किसी मीडियम से पास हो रहा है तो हमने बात की थी कि हमें पेयर मिलता है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो कब मिलेगा वो कंडीशन है जब तक रिकम्बिनेशन नहीं होगी। जब रिकम्बिनेशन होगी इसका मतलब है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो एक सर्टेन वोल्टेज चाहिए जिस वोल्टेज पर आकर रिकम्बिनेशन 0 हो जाए। तो रीजन 1 हमें वही शो कर रहा है कि जो रिकम्बिनेशन है वो 0 हो चुकी है और हमें कुछ ना कुछ पल्स मिलेगी। इसका मतलब कोई ना कोई वहां पर पेयर्स इलेक्ट्रॉन और आयन का हमें मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 2 पार्टिकल्स के ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। एक पार्टिकल जिसकी इंटेंसिटी आप कह सकते हैं जिसके पास एनर्जी E1 है, वो इंसिडेंट हुआ है सिलेंडर के ऊपर आके, और एक और पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी है E2 वेयर E2 इज ग्रेटर देन E1। जो दूसरा पार्टिकल है उसकी एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल से ज़्यादा है। तो किस तरह से उनके बीच में कंपैरिजन रहेगा वो भी हम यहाँ पर साथ साथ शो करते चलेंगे। तो हम कह रहे हैं दैट अप टू रीजन ऑफ रिकम्बिनेशन 0 हो चुकी है, हमें कुछ ना कुछ पेयर मिल रहा है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस केस में हमें पल्स साइज मैक्सिमम मिलेगा। दिस इज फॉर E1। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है दिस इज फॉर E1। और E2 पार्टिकल जिसकी एनर्जी E1 से ज्यादा है उस केस में हमें पल्स साइज मैक्सिमम इससे भी ज्यादा मिलेगा, लाइक दिस इज फॉर E2। तो यहां पर रीजन 1 तक हम क्या कह सकते हैं कि ये पल्स साइज किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पर। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है आपका जो पल्स साइज है वो भी बढ़ रहा है। और किसका पल्स साइज ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा किस पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है। अप टू रीजन 2, जब हम रीजन 2 पर पहुंच जाते हैं तो इस केस में अगर मैं E1 पार्टिकल की बात करूं तो पल्स साइज सेम रहता है, नो चेंज।
E2 में भी पल्स साइज जैसा था वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाता है। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट आफ्टर दिस रिकम्बिनेशन रीजन अप्लाइड वोल्टेज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द पल्स साइज। आप जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, पल्स साइज नहीं बढ़ेगा। सिर्फ पल्स साइज किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि उस पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी थी। दिस रीजन 2 इज कॉल्ड आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन। आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन, इनको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन में हमने क्या देखा दैट अप्लाइड वोल्टेज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द पल्स साइज, पल्स साइज ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी, पल्स साइज उसका उतना ही बड़ा होगा। और साथ में हम कह सकते हैं दैट दिस आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन इज यूज्ड टू डिटेक्ट हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, बिकॉज यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज का कोई काम नहीं है। जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसका पल्स साइज उतना बड़ा होगा, तो ये कंपेयर करना वहाँ पर बहुत इजी हो जाता है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन इज यूज्ड टू डिटेक्ट हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अब बात करें रीजन नंबर 3 की, तो रीजन नंबर 3 में क्या होता है, विद फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज, जैसे जैसे हम वोल्टेज को और इंक्रीज करेंगे क्या होता है, विच इट विल लीड टू सेकेंडरी आयोनाइजेशन। सेकेंडरी आयोनाइजेशन का मतलब यहाँ पर है दैट देयर विल बी एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन विद द प्राइमरी आयोनाइजेशन। प्राइमरी आयोनाइजेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और आयन का जो पेयर हमें मिला था उसमें एडिशन होगी, वो फर्दर आयोनाइजेशन कर देते हैं विच इज कॉल्ड सेकेंडरी आयोनाइजेशन। तो थर्ड रीजन में हमें देखने को मिलती है सेकेंडरी आयोनाइजेशन। जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के पेयर में और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो पल्स साइज होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पल्स साइज अप्लाइड वोल्टेज के साथ कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है बिल्कुल प्रोपोर्शनल। ये E1 के लिए, दिस इज फॉर E2। दैट्स व्हाई दिस रीजन नंबर 3 इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन। दिस इज विजिबल, नीचे लिख देते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन। पूरी डिटेल में आपको अभी लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। थर्ड रीजन में हमने बोला जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी हमें सेकेंडरी आयोनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो पेयर्स थे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज और पल्स साइज था वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल बढ़ता है। जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे पल्स साइज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब उतनी ज़्यादा सेकेंडरी आयोनाइजेशन होगी, जिसकी वजह से दिस रीजन नंबर 3 इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन। प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है आयोनाइजेशन करने के लिए, यानी उन्होंने आयोनाइजेशन तो की है लेकिन वो बहुत कम है, कम इन द सेंस दैट दे आर क्रिएटिंग वेरी लो पल्स विच वी गेट इन द एनालाइजर। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है या इंसिडेंट पार्टिकल की वजह से हमें पल्स देखने को मिली है। तो इस केस में हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी तरह से उस पार्टिकल की एनर्जी को बूस्ट अप कर पाएं ताकि हम सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक नॉइज और इसकी एनर्जी के बीच में। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाना होता है ताकि जो पार्टिकल थे वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन कर सके, जिसकी वजह से बहुत सारे पेयर्स हमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के मिलेंगे विच विल क्रिएट लार्जर पल्स। तो दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर detecting low energetic particles. Region number 4, with further increase in voltage we will get avalanche effect, that is number of pair of ions and electrons will be generated and the graph will go like this. This is for E1 and this is for E2. जितने भी मैक्सिमम
आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते थे आयोनाइजेशन की वजह से, वो इस फोर्थ रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, विच इज कॉल्ड अवलांजे इफेक्ट। Last region, that is region number 5, is called GM counter region. We will discuss it in detail. इस रीजन में क्या होता है, अब इस रीजन नंबर 4 तक हम उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम मैक्सिमम आयोनाइजेशन जितनी पॉसिबल थी वो देख चुके हैं। इसके बाद आप जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लें, पल्स साइज में कोई चेंज नहीं आने वाला और ज़्यादा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हमें नहीं मिलने वाले। इसका मतलब वी विल गेट अ कांस्टेंट सिग्नल irrespective of the fact that the particle has low kinetic energy और high kinetic energy। तो इस रीजन नंबर 5 दैट इज जीएम काउंटर रीजन में हम लो एनर्जेटिक पार्टिकल और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। हमें एक सिंपल कांस्टेंट पल्स मिलती है। ये लो एनर्जेटिक पार्टिकल की भी हो सकती है और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की भी हो सकती है। तो दिस रीजन इज ओनली यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये दिस इज कॉल्ड जीएम काउंटर रीजन। डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो फॉर रीजन नंबर 1 वी कैन राइट दैट अप टू रीजन 1 recombination decreases to 0 and we get maximum pulse size possible due to primary ionization, and with further increase in voltage up to region number 2 there is no change in pulse size, which means that in region number 2 voltage do not contribute to pulse size, only incident particle energy will contribute to pulse size as shown in the graph where the E2 has greater energy than E1. For region number 2 we can write that ionization chamber works in region number 2 where recombination is 0 and any change in voltage do not contribute to pulse size at all. Rather, pulse size depends on kinetic energy of incident particle. Greater is the kinetic energy, larger will be the pulse size. So important point for this ionization chamber region is that this region is used to detect highly energetic particles. Please pause the video to note it down. For region number 3 we can write that with further increase in voltage leads to secondary ionization. So there will be accumulated addition in number of ions and electrons which will lead to increase in current and pulse size. Current pulse increases linearly with respect to voltage. That's why this region is known as proportional region, and the nuclear detectors which work on this region are called proportional counters. This region is very important for low energetic particles. If incident particle has low kinetic energy and are not able to induce sufficient ionization, then current pulse created will be so small that it will be difficult to differentiate with electronic noise. Therefore, in such cases we want to increase signal of current pulse, then it is necessary to increase voltage so that current pulse increases. तो हम कह सकते हैं कि जो proportional counter region है, this is used to detect low energetic particles. Please pause the video to note it down. For region number 4, further increase in voltage leads to avalanche effect. And what is avalanche effect? That is, we will get chain of ions. This effect leads to increase in number of ions and we end up in a situation where low energetic particles leads to avalanche effect. For region number 5 we can write that we end up with huge amount of current pulse even if incident particle has low kinetic energy, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं. There will be only one signal irrespective of the fact that kinetic energy of the particle is with due respects. Therefore, we cannot distinguish between low energetic and high energetic particles. This region is used to count number of particles entering the gas chamber. The nuclear detectors which works in this region are called GM counters. Please pause the video to note it down.
So this is all about gas filled detectors. Thank you so much.